कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है तैयारी। तो बेटा आप लोग क्लासेस में बार बार पूछते रहते हो कि मैम रिवीजन की बेस्ट स्ट्रैटेजी बता दो, रिवीजन के लिए टिप्स बता दो, नीट के लिए टिप्स बता दो। देखो नीट के लिए लास्ट डे पे उठ के कोई टिप्स नहीं होते हैं, या रिवीजन के लिए बिल्कुल एंड ऑफ द डे आप प्लान करोगे कि पहले एक बार सिलेबस खत्म कर ले फिर हम रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई टिप्स नहीं होते। आपको प्लानिंग आज से ही शुरू करनी है। देखो क्लास हम कर रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, हम नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, बट जब हमारा नीट का पेपर हमारे सर पे होगा और हमने क्लास नोट्स बनाते हम जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हम क्लास नोट्स बना रहे हैं, तो बेटा मान लो केमिस्ट्री की आपने 5 कॉपी भर दी, आपने इतनी बढ़िया पढ़ाई की है यार, पूरे साल आपने केमिस्ट्री की 5 नोटबुक भर दी, केमिस्ट्री की 5, फिजिक्स की 5, बायोलॉजी की 5, बायोलॉजी आप लोगों से थोड़ा ज्यादा पढ़ते हो, चलो बायोलॉजी की आपने 10 कॉपी भर दी। अब आपके सामने इतनी कॉपी है और आपके सर पे नीट का एग्जाम है, घबराहट होना तय है, क्योंकि इतना पाइलअप देख के एक ह्यूमन नेचर है बेटा कि आपके सामने इतना बड़ा बंडल लगा हुआ है किताबों का कि अरे बाबा इतना सब रिवाइज करना है, तो आपको टेंशन होगी ही होगी। तो क्या बेस्ट तरीका है? बेस्ट तरीका ये है कि रिवीजन की प्लानिंग तब नहीं होगी, रिवीजन की प्लानिंग अभी होगी। और रिवीजन कैसे हो पाएगा? जब हम एक चैप्टर को एक पेज में समराइज आज करके रखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के 30 चैप्टर, फिजिक्स के 30 चैप्टर, बायोलॉजी के चैप्टर्स 36 है शायद, टोटल 96 चैप्टर आपको 96 पेजेस में लेके आना है। तो नीट से पहले आपको कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि रिवाइज करने के लिए सिर्फ 96 पेज की एक कॉपी है ना। गेटिंग? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। रिवीजन के लिए अब हमारे पास केवल 96 पेज की एक कॉपी है, और उतना तो हम कर ही लेंगे। जब हमारे पास टास्क छोटा होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। एक चींटी एक छोटा छोटा दाना लेके जाती है, इसीलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट होती है। चींटू को बोलोगे पूरा पहाड़ उठा ले अपने सर पे, कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाएगा। आप भी पूरा बंडल सामने रख के बैठोगे, कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाएगा, मन ही नहीं करेगा यार इसमें से मैं कौन सी कॉपी निकालूं, कहाँ से शुरू करूं, ये तो इतना बड़ा है। आपका आपको एक डेटा पता होगा कि हम अपने ह्यूमन माइंड का बहुत ही कम परसेंटेज यूटिलाइज करते हैं, और जब हमारे सामने एक पहाड़ जैसा टास्क खड़ा होता है तो मान लो आप नॉर्मल टाइम पे 5% ऑफ योर ब्रेन यूटिलाइज कर रहे हो। अब आप उस पाइलअप को देख के उस 5% का भी बेटा, उसमें से भी आप 3% सिर्फ उसकी टेंशन में लगा दोगे। बात को समझना। अब आप एक्चुअल बस 2% यूज करोगे एक्चुअल काम के लिए, क्योंकि 3% आपका ऑक्यूपाई हो चुका है सिर्फ उस चीज की टेंशन में कि यार इतना सारा टास्क है, यार इतना सारा टास्क है, कैसे होगा। तो आपको हमेशा तैयारी के शुरू से ही अपनी प्लानिंग रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की बात यह है बेटा कि हम एक चैप्टर को एक पेज पर कैसे लेकर आने वाले हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, सेम रूल आप फॉलो कर लेना फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी। तो केमिस्ट्री में बच्चा हमारे पास हैं 3 पोर्शंस, है ना। हम किसी जनरल के लिए मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जनरल के अगर मैंने फिजिकल के लिए बताया तो आप बोलोगे मैम ऑर्गेनिक में कैसे करें, इनऑर्गेनिक। तो आज हम तीनों ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एक है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है बेटा, हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के किसी चैप्टर को 1 पेज में लाना चाहते हो तो वो कहलाएगा आपका फॉर्मूला शीटर, 1 पेज फॉर्मूला शीटर। एंड ट्रस्ट मी बेटा 1 पेज इनफ होता है, 1 पेज इनफ होता है फॉर्मूलाज को लिखने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर को लिखने के लिए 1 पेज इज सफिशिएंट। लिख के दिखा देंगे, घबराओ मत, लिख के मैं खुद दिखाऊंगा आपको सामने कि 1 पेज पे पूरा चैप्टर कैसे समराइज होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो वहां पे बेटा फॉर्मूला शीटर नहीं होगा, वहां पे आपका होगा रिएक्शंस। ऑर्गेनिक में आपका जाएगा रिएक्शंस, और बेटा इनऑर्गेनिक में आपके जाएंगे रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज प्लस एक्सेप्शंस, ठीक है। ऐसा कभी कभी हो सकता है इनऑर्गेनिक में कि कोई फॉर्मूला आ जाए, ऐसा रेयर केस में होता है। जैसे ऑप्टिकल आइसोमर जब आप पढ़ोगे तो छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, तो ऐसा छोटा सा कभी कभी होता है, वो सब भी हम समराइज कर लेंगे। ये आपका बेसिक सा लेआउट है। चलो देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर एक पेज में कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो थोड़ा छोटा लिखने की आदत डाल लो, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं है, मैं काफी बड़ा लिखती हूँ, स्टिल मेरा आ जाता है एक पेज में एक चैप्टर, ठीक। तो कौन सा चैप्टर ले? मोस्ट रिसेंटली आई थिंक यू हैव स्टडीड थर्मोडायनेमिक्स, और सबको डर भी बड़ा लगता है थर्मोडायनेमिक्स से। तो मुझे थर्मोडायनेमिक्स को बच्चा 1 पेज शीटर बना के समराइज करना है, ठीक है।
अब थर्मोडायनेमिक्स में पहला ही फॉर्मूला आता है वर्क, तो हमने लिखा W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। P कौन सा होता है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे हम जरूर से लिख देंगे एक्सटर्नल। पहला फॉर्मूला हो गया हमारा। फिर आता है बेटा हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे होता है, तो हमने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फिर हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आता है W रिवर्सिबल। किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लोगे छोटी सी, किसी दूसरे पेन का यूज कर लेना ताकि आपको और क्लैरिटी से फॉर्मूला दिखेगा कि अब हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। तो हमें पता चलेगा बेटा W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, या W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। और बेटा आइसोथर्मल है तो ब्रैकेट में ये जरूर डालना कि इसके लिए डेल्टा T होता है 0, ठीक है। फिर हमारे और दो फॉर्मूले आते हैं बेटा, जो ये बोलते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कवर हो रहा है। अब फर्स्ट लॉ के बाद जब हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, जब हम एंट्रोपी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा पहला फॉर्मूला आता है कि डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T। दिस इज एंट्रोपी, ठीक है। और आगे चलोगे आप, सेकेंड लॉ में स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए हमें कभी कभी गिब्स फ्री एनर्जी का भी यूज करना है, मतलब मैक्सिमम टाइम। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और आगे चलोगे, एंट्रोपी का एक और फॉर्मूला है, वो भी नोट डाउन कर लो कि डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H बाई टी, या तो Q बाई टी या डेल्टा H बाई टी। और आगे बढ़ोगे, आपके पास हेस्लो आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री आएगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हमें पता है कि हीट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। आगे चलोगे बेटा, हमें ये पता है कि डेल्टा H रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी से भी निकल सकता है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप ये देखो कि मेरा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो गया है। मैंने चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख दिया और मेरा एक पेज भी पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है बच्चे, एक और भी तरीका है, कोई और डिफिकल्ट चैप्टर ले लें जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक और भी तरीका है कि अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैप्टर को तोड़ लो। सबसे पहले तो आप चैप्टर को ही तोड़ दो कि इसके 3 पोर्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला आता है गैल्वेनिक सेल, फिर मेरे पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद बेटा मेरे पास आता है कंडक्टेंस, ठीक है। हमें पूरा चैप्टर एक पेज पे समराइज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव याद रखना। तो गैल्वेनिक सेल में मैंने फॉर्मूला लिखना शुरू किया कि ई सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ठीक है। उसके बाद मैंने नर्स्ट इक्वेशन लिखा कि ई सेल, ई नॉट कर लेते हैं इसको, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n ई नॉट सेल अपॉन 0.059। खत्म है यार गैल्वेनिक सेल। 3 ही तो फॉर्मूला है गैल्वेनिक सेल के अंदर। गैल्वेनिक सेल के सारे न्यूमेरिकल इस पर और इसी पर तो बेस्ड है, लॉग के इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। आगे चलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमसे निकलवाया जाता है प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास। फिर एक फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ फेराडे, जब चैप्टर पढ़ोगे ना डिटेल में तो समझ आएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड दिस इज इक्वल टू IT अपॉन 96500। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाता है इतने फॉर्मूलेज में। कंडक्टेंस पे जब आप आते हो तो बेटा आपके पास फॉर्मूला आता है कंडक्टेंस का कि कापा इज इक्वल टू G L बाई A, या कापा इज इक्वल टू 1 बाई R L बाई A।
ठीक है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला आया। फिर मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा कि कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा कि कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। राइट। इसके बाद बेटा आपके पास कोलार्ज लॉ है। कोलार्ज लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ समझने की चीज है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या एक चैप्टर एक पेज पे समराइज करना कुछ डिफिकल्टी है? नहीं। और ये काम बेटा आपको अभी से करना है। ट्रस्ट मी, ये आपके कॉन्फिडेंस को इतना बूस्टअप करने वाला है, क्योंकि आपको ये पता है कि हम अपने रिवीजन को कितना सॉर्ट आउट करके अभी से चल रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी मेक 1 पेज शीटर फॉर 1 चैप्टर फॉर मोर। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे बताते रहो, कमेंट्स में बता दो, ठीक है। वी विल टेक अनदर सेशन ऑन दैट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन, फॉर योर नीट जर्नी। उम्मीद फिर से एंटायर टीम इज ऑलवेज विद यू, एंड कीप डूइंग गुड थिंग्स बेटा, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।